सुप्रभात दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइड पॉलिटिक्स में। आज हम एक अलग से प्रथा स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 50-50 सीरीज में स्टार्ट करूंगा। 50-50 का अर्थ ये है कि 50-50 क्वेश्चनों का आपको एक सेट मिलेगा, वो आपको समझाया जाएगा। 50 क्वेश्चन जो होंगे वो पिछली भर्ती परीक्षाओं में, जो भी आज तक की भर्ती परीक्षाएँ हुई हैं उनमें सभी में आए हुए प्रश्न होंगे, जिसमें वो बार बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, विगत परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। MCQ है, ये मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसमें एक प्रश्न होगा, उसके 4 विकल्प होंगे, उसमें से एक विकल्प सही होगा। हम आपको उस क्वेश्चन के बारे में समझाएंगे, उसके बाद उसका उत्तर क्या होगा उसके बारे में आपको समझाया जाएगा। तो MCQ की इस सीरीज का पार्ट फर्स्ट है, जो प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट होगा। इसमें अपन 50 क्वेश्चनों को हल करेंगे। 50 क्वेश्चनों का एक दूसरा सेट होगा। इस प्रकार से 50-50 क्वेश्चन करके अपन सेट पढ़ेंगे। तो पिछली भर्ती परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका एक प्रारूप मैंने रखा है, किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उनके आंसर क्या होंगे, वो आपको आज इस कक्षा में अपन विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो इसमें अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। पहला क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष प्रथम कौन थे। कन्फ्यूज नहीं होना है, लोकसभा का अध्यक्ष पूछा है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष पूछा जाए तो GV मावलंकर करेंगे। इसमें प्रथम राष्ट्रपति जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपन प्रथम लोकसभा अध्यक्ष मत कर देना। अध्यक्ष था वो GV मावलंकर होता है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष दोनों ही अलग अलग होते हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, वह जो अध्यक्ष होगा वो लोकसभा से निर्वाचित जो सांसद होते हैं उनमें से एक किसी विशेष व्यक्ति को निर्वाचित करके नियुक्त किया जाता है। जो सांसद ही नियुक्त करते हैं, उसका एक निर्वाचन द्वारा प्रक्रिया द्वारा नियुक्त करते हैं कि यह व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष या फिर स्पीकर होगा। वर्तमान में इसको स्पीकर कहने का एक प्रचलन है, स्पीकर कहा जाता है। जो हम वर्तमान की स्थिति को आज देखें तो उसमें ओम बिरला वर्तमान के लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप समझ चुके होंगे कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष पूछा गया है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, जो सभापति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति भारत का जो होगा वो राज्यसभा का सभापति के रूप में राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। इस प्रकार से अपन दूसरे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया ये MPPCS में आया हुआ है, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। MP में जिस प्रकार से अपने RPSC चलती है, इस प्रकार से जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं कि दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है। दल बनेगा, दल में व्यक्ति आएगा, दल में BJP एक दल है, कांग्रेस एक दल है, समाजवादी पार्टी एक दल है। तो दलीय जो व्यवस्था है वो किस प्रकार का एक अंग है। आर्थिक व्यवस्था आप जैसे काटेंगे, सामाजिक व्यवस्था तो नहीं है, दल से सामाजिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं रहा। आर्थिक व्यवस्था से मतलब ही नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। एक राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दलीय व्यवस्था का हम मान सकते हैं कि दलीय व्यवस्था का जो एक व्यापक व्यवस्था का अंग है वो किसका है, राजनीतिक व्यवस्था का है। राजनीति में एक व्यवस्था सरकार बनाने के लिए दल की आवश्यकता होती है। दल के नेता चुनाव लड़ते हैं, एक महत्वपूर्ण दल जाकर के पहुंचता है वहाँ पे, तो उसका चुनाव होता है। इस प्रकार से ये भी MPPCS में पूछा गया क्वेश्चन है, 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक अधिनियम बना था जो 1989 में प्रवर्त हुआ था। अत्याचार निवारण इसे कहते हैं। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम
1989 प्रवर्त कब हुआ था? प्रवर्त का मतलब ये है कि वो लागू कब हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अगर अधिनियम पूछे, अधिनियम कब बना, तो 1989 ही करेंगे अपन। परंतु उसको अगर प्रवर्त पूछे, उसको लागू कब किया गया था, तो जो लागू किया गया था, वो लागू जो किया गया था वो 30 जनवरी 1990 को किया गया था। 30 जनवरी 1990 को जो लागू किया गया था, इस वजह से ये अधिनियम 1989 का जो लागू हुआ वो 30 जनवरी 1990 में हुआ। संसद की सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? चौथा क्वेश्चन है ये कि संसद की सूचना अधिकार अधिनियम को जो बनाए गए भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? जो सूचना का अधिकार है, जो आरटीआई, वर्तमान में अपन क्या आरटीआई के तहत कोई भी सूचना मांगते हैं, तो आरटीआई में जो सूचना मांगते हैं वो राष्ट्रपति की स्वीकृति उसकी कब प्राप्त हुई थी? तो राष्ट्रपति की जो प्राप्त सूचना हुई थी वो 12 अक्टूबर 2005 को हुई थी। इस प्रकार से अपन पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। जिस समिति लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो पंचायती राज की जो सिफारिश की गई थी, उसका जो विवरण था, समिति का जो केंद्र था वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण था। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की सभापति उस समय कौन थे? तो आपको याद रखना है बलवंत राय मेहता। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश को उसका सभापति बलवंत राय मेहता था। बलवंत राय मेहता समिति ने 3rd स्टेज पे, आपको पता होना चाहिए, पंचायत राज को लागू किया। अशोक मेहता समिति ने 2nd स्टेज पे किया था। बलवंत राय मेहता समिति ने सबसे पहले ग्राम पंचायत होनी चाहिए, उसके बाद दूसरा जो है पंचायत समिति होनी चाहिए, और तीसरा जो है जिला स्तर पर नगर निगम, नगर पालिकाएँ, जिला परिषद का विस्तार से वर्णन किया। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी। उस समय प्रधानमंत्री 1991 में कौन था? जो उदारीकरण का समय आया, निजीकरण का समय आया, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति जो घोषित की गई थी, उसमें प्रधानमंत्री 1991 में कौन था? तो इसमें आपको याद रखना है पीवी नरसिम्हा राव था। 1991 का मतलब यह है, उदारीकरण और निजीकरण क्या था, इसमें कुछ छूट दी गई थी। व्यापार में छूट दी गई, कृषि में छूट दी गई, हर क्षेत्र में आपको छूट दी गई कि आप आर्थिक रूप से मजबूत हों। तो आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी। तो प्रधानमंत्री 1991 में उस समय कौन था? पीवी नरसिम्हा राव थे। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है, वो किसको करती है? अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को करती है। आपको पता होना चाहिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व किसे कहते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व उसे कहते हैं जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए अलग से प्रतिनिधि खड़ा होता है। वो प्रतिनिधित्व के चुनाव होते हैं, उस प्रतिनिधित्व के उस समुदाय के फिक्स समुदाय के लोग उस व्यक्ति को चुनाव में वोट देते हैं और वो निर्वाचित होता है। उसकी फिक्स सीटें होती हैं कि इस समुदाय के इतने लोगों को खड़े होंगे और ये चुनाव लड़ सकते हैं। कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो राजस्व बंटवारे के लिए जो उत्तरदायी है वो राज्य वित्त आयोग है। कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच में राजस्व बंटवारे बंटवारा जो करता है वो राज्य वित्त आयोग करता है। और राजस्व जो बंटवारा होता है वित्त आयोग का, वो भी आपको पता होना चाहिए किसमें होता है? अनुच्छेद 280 में। 280 में स्पष्ट लिखा गया है, 280 में स्पष्ट लिखा गया है कि राज्य सरकार तथा स्थानीय जो शासन है उनके बीच में अगर बंटवारा किया जाएगा तो राज्य वित्त आयोग करेगा। हमारे संविधान के किस भाग में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो पंचायतें जो होंगी उसकी परिकल्पना अनुच्छेद 40 में महात्मा गांधी ने की थी अनुच्छेद में, परंतु भाग 9 आएगा। भाग कौन सा होगा? 9। हमारी संविधान के किस भाग में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग 9 में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है।
एक अनुच्छेद के रूप में पूछा जाए तो नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में स्पष्ट महात्मा गांधी ने पंचायत बनाने की परिकल्पना की अवधारणा को अवगत करवाया था। इस प्रकार से अपन 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये नहीं है बहुत महत्वपूर्ण है। अपन क्वेश्चन को पढ़ेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है नहीं भी लगा हुआ है इसमें, नहीं को जरूर पढ़े। नहीं तो संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। जो भी संविधान संशोधन विधेयक होता है, संविधान संशोधन आपको पता है अनुच्छेद 368 में होता है। संविधान संशोधन जो 368 में किया जाता है, उसमें अगर राज्यसभा हो या लोकसभा किसी भी में अगर वो संसद में रखा गया संशोधन को, तो उस विधेयक पर राज्यसभा भी अपने विशेष बहुमत से और लोकसभा भी विशेष बहुमत से जब पारित करती है, अपने 2/3 बहुमत से अगर पारित करती है उसे विशेष बहुमत उसे ही कहते हैं, जिसमें 75% उपस्थित का 75% अगर वहाँ चुनाव में उपस्थित होता है और 75% उस पर मत पड़ते हैं तो उसे विशेष बहुमत कहते हैं। तो जब ही संविधान संशोधन माना जाएगा जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही 75% से उसे पारित करें, 2/3 बहुमत से पारित करें। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है, ये भी ठीक है। संविधान सर्वोच्च न्यायालय जो है उसमें अगर 5 न्यायाधीश नहीं बैठेंगे उस पैनल में, 5 न्यायाधीश जब तक नहीं होंगे जब तक सर्वोच्च न्यायालय संबंधी कोई मामले की सुनवाई नहीं होगी। प्रेस की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता मूल अधिकार में सम्मिलित है। मैंने आपको पढ़ाया था मूल अधिकार में स्पष्ट रूप से, उसमें कहा था कि प्रेस की स्वतंत्रता मिली है हमें, वाक की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सरकार की कटुता करने की हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये गलत है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम राष्ट्रपति नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति के रूप में चुने गए, और दूसरे व्यक्ति भी वही थे जो राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अपन को याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम व्यक्ति हैं जो भारत के 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं और लगातार 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। आज तक कोई बार किसी भी व्यक्ति के रूप में 2 बार व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छोड़ के। वो लगातार 2 बार 52 से 57 रहे, फिर 57 से 62 रहे। इस प्रकार से जाकिर हुसैन भारत के प्रथम राष्ट्रपति नहीं थे, ये आपको याद होना चाहिए। ये तीनों सत्य हैं। 368 में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है दोनों सदनों में। दोनों सदनों का मतलब है राज्यसभा और लोकसभा में। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीश ही करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में अगर एक पैनल होता है, 5 न्यायाधीशों के पैनल जब तक नहीं बैठेगा उसमें सुनवाई नहीं होती है। प्रेस की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता मूल अधिकारों में सम्मिलित है, ये भी ठीक है। इस प्रकार से 10वां क्वेश्चन का आंसर होगा जाकिर हुसैन भारत के प्रथम राष्ट्रपति नहीं थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? गलत सही नहीं है, गलत कौन सा है? एक गलत है, 3 सही है। आपको देखना है कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत हैं। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से किया, जिसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। आपको मैंने संविधान सभा जब पढ़ाया था उस समय बताया था कि कई समितियों की मदद से संविधान बना था। संविधान सभा बनी, उसके प्रारूप समिति में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति भीमराव अम्बेडकर हुआ करते थे। प्रारूप समिति सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समिति थी, तो ये तो सही कथन है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियंस, पारसियों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। मैंने आपको बताया था अलग अलग समुदाय को अलग अलग प्रतिनिधि उनके खड़े होते थे, उसके बाद चुनाव होते थे तो अलग से पर्याप्त प्रतिनिधित्व उनको मिला था, ये भी ठीक है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के आधार पर हुआ, गलत है। ये मताधिकार करें दी है भाई, ये सी नहीं है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के आधार पर की मांग की गई थी MN राव द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, परंतु ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि इसमें सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार की निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत संविधान सभा थी। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित कर दिया गया था, ये भी इसकी बात सही है। तो अपन ये इसको गलत मानेंगे, कौन सा वाला, कि निर्वाचन सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार पे आधार पर हुआ था संविधान सभा का, ऐसा नहीं था। राष्ट्रपति द्वारा जो जारी अध्यादेश
संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। इसमें इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए रखा, विगत परीक्षाओं में आप देखेंगे कोई भी अपन प्रश्न पत्र हल करो तो संविधान के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें आप उठा के देखोगे तो इनमें से हर क्वेश्चन आया हुआ है, 101% हर क्वेश्चन आया हुआ है। और हर क्वेश्चन एक बार नहीं आया हुआ है, 8 से 10 बार आए हुए हैं। कोई 10 बार आ गया, कोई 20 बार आ गया, कोई 50 बार आ गया, कई तो 100 वो मतलब 150 हर परीक्षाओं में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। तो ये कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन है। अपन सोचते हैं हर 6 माह अपन लगा देते हैं कि भाई कोई भी अगर बैठक हो रही है तो वो 6 माह के अंदर अंदर बैठक होनी चाहिए। इसमें वो मामला है नहीं, इसमें राष्ट्रपति की शक्ति है। राष्ट्रपति अध्यादेश संसद में जारी कर रहा है, तो अध्यादेश आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति 123 में करता है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश संसद में रखता है। तो अगर संसद चालू है, संसद की बैठकें चल रही हैं, संसद भंग हो चुकी है, संसद अभी कार्य नहीं कर रही है, तब भी अगर 123 के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद अगर जारी कर देता है तो वह 6 सप्ताह के अंदर अंदर रखा जाना आवश्यक है। 42 दिन के अंदर अंदर उसको बहुत अति आवश्यक हो जाता है। अगर राष्ट्रपति ने उसको अध्यादेश को 123 के तहत लोकसभा का बैठक को बुलाया है, संसद के कार्रवाई को स्टार्ट करने के लिए अगर वो कहता है तो 6 सप्ताह के अंदर उस अध्यादेश को रखना पड़ेगा। 42 दिन के अंदर अंदर उस पर कार्य करना पड़ेगा। 6 माह इसमें नहीं होगा, ये एक विशेष आपको याद रखना है। जब राष्ट्रपति मृत्यु, या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या फिर त्यागपत्र दे दे, पदच्युत हो जाए, पद से हटा दिया जाए, या फिर कोई अन्य कारण से अपने कर्तव्यों को नहीं कर सकता वो, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। इसमें अपन 6 माह करेंगे। अगर राष्ट्रपति किसी भी तरीके से या मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे, पदच्युत अगर उसे किसी घटना के तहत सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल होता है उसके तहत हटाया जाता है, महाभियोग के तहत उसे हटाया जाता है, तो महाभियोग में भी जांच होती है, सुप्रीम कोर्ट में होती है, सुप्रीम कोर्ट के सामने उसको बुलाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का एक पैनल बनाया जाता है, 5 सदस्यीय पैनल होता है। इस प्रकार से उसकी जांच होने के बाद हट जाए, मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे, पदच्युत अपने निजी कारणों से हटना चाहे, तो उपराष्ट्रपति जो होगा वो उसका कार्य मात्र 6 महीने तक कर सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर आपको चुनाव करवाने पड़ेंगे। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह हो जाती है कि 6 माह के अंदर अगर कोई व्यक्ति 6 माह के अंदर अंदर चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव होते समय 6 माह से भी 1 महीना बढ़ सकता है, उसमें 7 महीने भी हो सकते हैं। अगर नज़दीक चुनाव वहाँ साल भर के अंदर हो रहे हैं तो उस समय को बढ़ाया जा सकता है और चुनाव करवाए जा सकते हैं। अपन 6 माह उसका न्यूनतम 6 माह है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, आपको पता होना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति जो त्यागपत्र देगा वो भारत का उपराष्ट्रपति को देगा, क्योंकि उससे नीचे का जो अधिकारी है कौन है, उपराष्ट्रपति है। तो भारत का राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को देगा। एक सरल क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। मैंने आपको बताया था कि महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वर्तमान में भारत में मात्र पंचायती राज में लागू है। महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तो लोकसभा और राज्यसभा में भी आरक्षित हैं सीटें, परंतु महिलाओं के लिए वहाँ भी आरक्षित सीटें नहीं है। 118 संविधान संशोधन वहाँ किया गया है जो अभी तक लागू नहीं हुआ है महिलाओं के आरक्षण के लिए, परंतु पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण दिया जा चुका है। पंचायती राज संस्थाओं में सबसे पहले 33% आरक्षण पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया। उसके बाद वर्तमान में अपन पिछला चुनाव अगर उठा के देखें तो राजस्थान में 50% पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। रिजर्व सीटें रखी गई थी, 50% महिलाएं जीत कर आई थी। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अच्छा, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई भी विधेयक लाया नहीं जा, धन विधेयक और वित्त विधेयक तो राष्ट्रपति की अनुमति बहुत अति आवश्यक है।
अगर राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 में स्पष्ट है कि जो कर अदायगी का जो अधिनियम है वो उसके तहत अगर तुम कोई विधेयक ला रहे हैं तो विधायिका में अगर उसको रखते हैं तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति से उसको नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 117 इसको स्पष्ट रूप से कहता है। ये अनुच्छेद का मामला 108 से लेकर के 120 तक का मामला विधेयकों के बारे में, धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में, धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में मैं आपको स्पष्ट रूप से अगली कक्षाओं में और पढ़ाऊंगा। बजट एक लेख पत्र है। अच्छा, बजट जो एक लेख पत्र है, जो बजट रखा जाता है, बजट का आपको मैं बता दूं अनुच्छेद 280 के तहत वित्त मंत्रालय बजट को तैयार करता है और उसके बाद में जो वित्त मंत्री है वो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद में बजट को रखता है। ये आपको याद होना चाहिए। ये भी कई बार भाषा से जब क्वेश्चन बनता है तो उसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि बजट को कौन रखता है, बजट किसके सामने रखा जाता है, बजट कौन तैयार करता है। कई क्वेश्चन इसमें तैयार होते हैं और बजट किस अनुच्छेद में तैयार होता है। तो 280 के तहत जो है बजट तैयार किया जाता है, वित्त मंत्रालय तैयार करता है और रखता वित्त मंत्री है और राष्ट्रपति की अनुमति से रखता है। ये आपको पता होना चाहिए। बजट एक लेख पत्र है। मैंने आपको बताया कि मौद्रिक नैतिक नीति का तो नहीं है, सरकार की वाणिज्य नीति का भी नहीं है। हाँ, सरकार की राज्यकोषीय नीति का है। सरकार की जो राज्यकोषीय नीति है उसको किस प्रकार से खर्च किया जाएगा, किस किस पर कितना धन खर्च होगा, कृषि पे कितना होगा, जल पे कितना होगा, महिलाओं पे हम कितना खर्च करने जा रहे हैं, उद्योगों पे हम कितना खर्च करने जा रहे हैं, तो वो सभी जो है सरकार की राज्यकोषीय नीति का एक लेख पत्र होता है बजट। ये आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से भारत में बजट का जो राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है, मैंने इससे पहला क्वेश्चन जो बताया था उसमें सब कुछ बता चुका हूँ मैं कि बजट का राजस्व अनुमान कौन तैयार करेगा, वित्त मंत्रालय करेगा। मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 280 में बजट को जो तैयार करता है वित्त मंत्रालय करता है, बजट को जो राष्ट्रपति के सामने रखता है वो वित्त मंत्री रखता है और राष्ट्रपति की अनुमति के अनुसार ही रखता है। बिना अनुमति के बजट को नहीं रखा जाता है। तो वित्त मंत्रालय आएगा इसमें। भाई अनुमान तैयार पहले भी बताया था मैंने इस क्वेश्चन को। जिस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 352 के तहत लगता है। 352, 356 और 360 में लगता है। 360 जो है हमारे यहाँ लग नहीं पाया है, जिसमें वित्तीय धन की कमी होने पर ही लगता है। 352 राष्ट्रपति ही मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति रखता है। कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर करता है, तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। ये आपको याद रखना है, लिखित सिफारिश पर करता है। और मंत्रिमंडल में भी कैबिनेट मंत्री होते हैं, वही सभी होते हैं मंत्रिमंडल में, वो अगर लिखित देते हैं कि आप राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करें तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लग जाता है। और 356 के तहत आपको पता होना चाहिए कि जो संवैधानिक तंत्र, अगर राज्य तंत्र किसी प्रांत या राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो 356 के तहत वहाँ आपातकाल की घोषणा की जाती है। वहाँ की जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास में आ जाती हैं। केंद्र सरकार ही उन शक्तियों का प्रयोग करती है, राज्य सरकार में चुनाव दोबारा से करवाए जाते हैं। अनुच्छेद 352 में सशस्त्र युद्ध हो जाए, अशांति पे भी पहले लगा हुआ है इंदिरा गांधी के समय में, तो 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। इस प्रकार से भारत में योजना आयोग की स्थापना 19वां क्वेश्चन है। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? योजना आयोग पर आगे मैं आपको बता देता हूँ कि योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। योजना आयोग एक महत्वपूर्ण आयोग था जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ज़्यादा इसमें जोर दिया था। इसमें योजनाएं तैयार की जाती हैं, जिस प्रकार से पंचवर्षीय योजनाएं तैयार होती है, इस प्रकार से योजना आयोग की यही देन थी। तो 1950 में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई थी। योजना आयोग को आपको ये याद रखना है कि योजना आयोग का किसी भी रूप में संविधान में कोई प्रारूप नहीं है, ये ध्यान रखना है। आगे जब क्वेश्चन आएंगे कि संविधान में उल्लेख निम्नलिखित में से किसका नहीं है, तो उसमें पूछा जाएगा वित्त आयोग का उल्लेख है, प्रस्तावना का उल्लेख है, मौलिक अधिकार का उल्लेख है, योजना आयोग का उल्लेख कहीं भी नहीं है। योजना आयोग सरकार की योजनाएं थी। तो इस प्रकार से इसमें 50 में इसको स्टार्ट कर दिया गया था।
अपन आगे चलते हैं। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज को लेकर हुई थी। पंचायती राज में बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय सरकार, जो वर्तमान में अपनी स्थिति है पंचायती राज में, ग्राम पंचायतें होती हैं, फिर पंचायत समिति होती है, फिर जिला परिषद, जिला के ऊपर जिला परिषद होती है। ये पंचायती राज का कॉन्सेप्ट है जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को लागू कर दिया गया था। पंचायती राज की त्रिस्तरीय तो दिया था बलवंत राय मेहता ने, जबकि अशोक मेहता समिति भी महत्वपूर्ण थी। इसने 2 स्तरीय सरकार की घोषणा की थी। इसने पंचायती स्तर के बाद सीधा जिला स्तर, पंचायत समिति फिर जिला, बस। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि अशोक मेहता 2 स्तरीय सरकार चाहते थे पंचायती राज में। अच्छा, राज्यसभा में कौन होते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में होते हैं, क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा में होते हैं 280 सदस्य तो नहीं होते राज्यसभा में, याद रखना। 275 तो मतलब ही नहीं है, या तो यहीं कट हो जाता है। 250 भी नहीं है, 252 सदस्य होते हैं। अब 252 में आपको पता होना चाहिए 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 240 जो सदस्य हैं वो भारत के जो प्रांतों के द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं। तो 12 सदस्य जो हैं कला, इतिहास, संस्कृति, साहित्य में जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है कि 12 सदस्य मेरी तरफ से नियुक्त किए जाते हैं। वर्तमान में ये स्थिति 2020 से गड़बड़ा गई है, जो राष्ट्रपति अब नियुक्त करना बंद कर दिया है इसको। आगे हो सकता है इसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया जाए। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया? क्या स्थिति बनी थी 26 जनवरी के दिन? क्या महत्वपूर्ण था 26 जनवरी के दिन? मैंने आपको ठोक बजा के पढ़ाया है प्रस्तावना में कि 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान तैयार हो गया था, तो क्यों ना 26 नवंबर 1949 को लागू कर देते? नहीं किया गया। उस समय क्या क्या कांग्रेस का प्रभुत्व था। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी, और कांग्रेस ने, आपको इस तिथि को पता होना चाहिए कि 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में कांग्रेस ने मनाया था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में कांग्रेस ने मनाया था। यही एक वजह थी कि संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, वरना हमारा संविधान तो बनकर तैयार हो गया था, अधिनियमित हो गया था, आत्मर्पित हो गया था। वो 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था। वो मैंने आपको पिछली कक्षाओं में अच्छे तरीके से पढ़ाया। इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण चीज़ थी कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में कांग्रेस ने मनाया था। इस वजह से एक वजह थी कि 26 जनवरी को लागू किया। अच्छा, ये क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए, सही नहीं है, 3 सही हैं, एक गलत है, ढूंढना है अपन को। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। बात तो ठीक है, धन संपत्ति के जो मामले हैं वो आपको पता होना चाहिए कि धन विधेयक और वित्त विधेयक हमेशा ही लोकसभा में रखे जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जो विधेयक हैं, धन विधेयक या वित्त विधेयक के जो मामले जो भी हैं, वो सारे मामले लोकसभा के सामने ही रखे जाते हैं, राज्यसभा में नहीं रखे जाते हैं। तो इसमें यही क्वेश्चन है कि धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। वास्तव में शक्तिहीन है, इसमें कोई शक नहीं है, तो ये तो सही है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती, गलत है। अभी तो मैंने आपको शक्तिहीन बताया है, लोकसभा में ही रख सकते हैं धन विधेयक और वित्त विधेयक, तो राज्यसभा में तो धन रख ही नहीं सकते, तो ये सही है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद में राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयकों को पारित करना पड़ता है, ये सही है। और राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है, अथवा कतिपय सिफारिश के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, बशर्ते लोकसभा उन सिफारिश को माने या न माने, वो उसके ऊपर निर्धारित करता है कि लोकसभा उन सिफारिश को माने तो उसकी मर्जी है और ना माने तो उसकी मर्जी है। अगर राज्यसभा किसी धन विधेयक या वित्त विधेयक को 14 दिन के अंदर नहीं लौटाती है तो उसका कोई लेना देना नहीं, वो विधेयक वहीं पे, राज्यसभा की कोई सिफारिश भी नहीं आई और उसने लौटाया नहीं, तो लोकसभा उसे पारित मान लेती है कि ठीक है, राज्यसभा ने उसको पारित कर दिया है। ये आपको पता होना चाहिए।
कि धन विधेयक और वित्त विधेयक पर पूरा आधिपत्य लोकसभा का है। देखिए, धन विधेयक वित्त विधेयक लोकसभा में ही रखे जाएंगे। जब लोकसभा में रख दिए गए, स्पीकर की अनुमति, राष्ट्रपति की अनुमति लेकर अपन लोकसभा में रख दिया, उसके बाद में राज्यसभा के पास में भिजवाया, राज्यसभा उसको 14 दिन के अंदर पारित कर दे। पहला तो ये है कि ठीक है पारित कर दो, दूसरा है कोई सिफारिश के साथ पारित कर दे, तीसरा है कि वो पारित ही नहीं करे। तीनों ही दृष्टिकोणों से लोकसभा मजबूत है। पारित कर दे तो ठीक है, लोकसभा ठीक है भाई पारित कर दो, पारित ना करे तब भी लोकसभा मान लेती है कि राज्यसभा से पारित हो चुका है। कोई सिफारिश करके पारित करे तब भी लोकसभा उस सिफारिश को माने तो माने, ना माने तो ना माने, वो लोकसभा पर निर्धारित करता है। इस प्रकार से आपको वित्त विधेयक और धन विधेयक के बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें आपका जो सही नहीं है वो यह है कि धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। मैंने आपको ठोक बजा के पढ़ाया कि धन विधेयक राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में ही रखे जाते हैं। धन विधेयक हो या वित्त विधेयक हो, साधारण विधेयक को राज्यसभा में रख सकते हो, धन विधेयक और वित्त विधेयक को आप लोकसभा में नहीं रख सकते। राज्य सरकार को संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार जो होती है उसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? देखिए, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कहें तो राष्ट्रपति होगा। कार्यपालिका शक्ति जो केंद्र की नीति है वो राष्ट्रपति में नीति है। तो राज्यसभा की या राज्य सरकार की या प्रांतों की जो संवैधानिक प्रमुख होगा वो कौन होगा? राज्यपाल होगा। वहाँ राष्ट्रपति है, यहाँ कौन होगा? राज्यपाल। संविधान का प्रमुख व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति जो राज्य का है वो राज्यपाल है और राष्ट्र का है वो राष्ट्रपति है। भारतीय संविधान में शामिल क्या क्या है? भारतीय संविधान कैसे बना हुआ है, उसमें क्या क्या शामिल है वो आपको पता होना चाहिए। 395 अनुच्छेद हैं, याद रखना। 444 अनुच्छेद मत कर देना, 444 धाराएं पाई जाती हैं। मूल रूप से अनुच्छेद 395 है, 395 ही रहेंगे, आगे भी 395 ही रहेंगे, ये भी याद रखना। 395 से आप ना एक भी बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। 395 से जो जोड़ी गए हैं वो धाराएं जोड़ी गई हैं, वो आज वर्तमान में 444 से ऊपर हो चुकी हैं। 22 भाग हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। 22 भाग पहले थे और अब भी 22 ही भाग हैं। 12 अनुसूचियाँ, इसमें नो डाउट है कि 8 अनुसूचियाँ थी, 4 अनुसूचियाँ हमने और जोड़ दी गई है, तो 12 अनुसूचियाँ अब संविधान में शामिल हैं। 371 से कोई लेना देना नहीं है, गलत हो जाता है। 395 ठीक था, 22 ठीक है, 9 अनुसूचियाँ नहीं है, 12 अनुसूचियाँ हैं। 395 अनुच्छेद ठीक है, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ। तो इस प्रकार से पहला जो आंसर होता है वो सही है। 395 अनुच्छेद है, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। अच्छा, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? भारतीय जो संसद है उसमें शामिल है। ये क्वेश्चन कोई ये पूछो कि लाखों बार पूछा गया क्वेश्चन है और बच्चे गलत अब भी करते हैं। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? अच्छा, भारतीय संसद जैसे आता है ना तो सब कहते हैं लोकसभा राज्यसभा, भारतीय संसद खत्म। पहला आंसर और पहले ऑप्शन में भी यही होता है, देख लो इसमें लोकसभा और राज्यसभा, जबकि ये गलत है। संसद संपूर्ण जब होगी जब उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल हो। अनुच्छेद 79 में स्पष्ट लिखा है 79 में कि राष्ट्रपति और दोनों सदन से मिलकर के संसद बनेगा। तो आपको आंसर कौन सा करना है? राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। दोनों सदन में कौन आएगा? लोकसभा और राज्यसभा। कभी भी लोकसभा राज्यसभा मत करना, लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री मत करना, लोकसभा का अध्यक्ष या लोकसभा मत करना। संसद जब भी पूछे तो वहाँ दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति को करके आना राइट आंसर होगा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वह अनुच्छेद 85 में आहूत करता है। जब नई संसद बन के तैयार होती है तो लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों को जो आहूत करता है वो राष्ट्रपति करता है। स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि आहूत हो, उसे रद्द करे, उसे भंग करे तो राष्ट्रपति करेगा। ये भी आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 85 के तहत। इसके बाद में इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये आप याद रखना, जब बैठक की आहूत करेगा या उसको भंग करेगा तो उसकी अध्यक्षता तो हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करेगा। हमेशा
अध्यक्षता कभी भी, अध्यक्षता में राष्ट्रपति नहीं बैठेगा, पावर है उसको, परंतु बैठेगा नहीं, लोकसभा अध्यक्ष ही बैठता है। ये धन विधेयक और वित्त विधेयक को मैंने धाड़ के पहले भी पढ़ाया था, फिर आ गए ये क्वेश्चन। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है, रखा जाता है, सबसे पहले कहाँ रखा जाएगा। तो धन विधेयक या वित्त विधेयक मैंने आपको बताया था कि लोकसभा में ही है, लोकसभा कोई पावर है। राज्यसभा माने तो पारित करे तो करे, 14 दिन में ना करे तो ना करे, सिफारिश भेजे तो भेजे, ना भेजे तो भेजे। लोकसभा सिफारिश माने तो माने, ना माने तो ना माने। तो इस प्रकार से जो धन विधेयक है वह मात्र लोकसभा में रखा जाता है। ये आंसर ए हुआ इसमें। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। भाई ये महत्वपूर्ण है और हर परीक्षाओं में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और इसमें उलझन भी बहुत है, इसको ढंग से समझना। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। संसद कब कब राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए? देखिए 3 सूची है अपने, राज्य सूची, संप्रति सूची और संघ सूची। तो संघ सूची में जो कानून बनेगा वो संघ के लिए बनेगा। अगर राज्य के लिए कोई संघ सूची कानून बनाएगी तो कब कब बनाएगी? इसमें है राष्ट्रपति की इच्छा से, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे, ये एकदम सही है कि राज्यसभा कोई ऐसा संकल्प पारित कर दे कि हमारे लिए आप कानून बनाए, तो कानून बना सकती है। किसी भी परिस्थिति में, गलत बात है, किसी भी परिस्थिति में सेंटर राज्य पर कानून नहीं बना सकता। संबंधित राज्य विधानमंडल से पूछकर नहीं, उनकी खुद की मर्जी होगी, वो कहें कि हम पे कानून बना के दो तभी बनाएगा। अब देखो इसमें क्या क्या नियम है, ध्यान से पढ़े इसको। एक तो अनुच्छेद 249, 250, 252 और 253 में 4 अनुच्छेदों में राज्य पर कानून जो बनाएगा वो सेंटर बना सकता है। क्या परिस्थितियां पैदा हो तो कानून संघ बनाए, केंद्र संघ बनाए, संसद बनाए, या संघ सूची का विषय पर कानून राज्य सूची के कानून पर संघ सूची बनाए। अनुच्छेद 249 में स्पष्ट लिखा गया है कि राज्यसभा अगर यह कहे, और वो भी 2/3 बहुमत से यह कहे कि इस विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाता है, इस पे कानून संघ बनाए, तो वह कानून संघ बनाएगा। समझ गए? 249 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से किसी विषय को अगर राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे तो उस पर सेंटर कानून बनाएगा, राज्य नहीं बनाएगा, क्योंकि उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया गया है। किसी भी विषय को करेगा कौन? राज्यसभा करेगी, और कितने बहुमत से? विशेष बहुमत से, 2/3 बहुमत से अगर उसे पारित करती है तो। 2/3 का बहुमत का मतलब समझ गए हैं? विशेष बहुमत होगा 75% लोग ये कहें कि राष्ट्रीय महत्व का विषय है, इस पे कानून संघ बनाए तो ही संघ बनाएगा, नहीं तो राज्य ही उस पे कानून बनाएगा। 49 में लिखा गया है। 250 में क्या गया कि राष्ट्रीय आपात के समय, मान लीजिए 252 लग गया, 256 लग गई, 352 लग गया, 356 लग गई, 360 लग गया, उसके तहत कानून जो है संघ बनाएगी। 352 जैसे ही लगा, राज्य की सारी शक्ति खत्म, राज्य कानून बना ही नहीं सकता, सेंटर बनाएगा। जैसे ही 356 लगा, कब लगेगा? जब राज्य का तंत्र, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा, सेंटर कानून बना के देगा। 360 लगा वित्तीय आपातकाल, तो उस पर भी सेंटर कानून बना के देगा। तो 250 में स्पष्ट लगा है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो गई तो संघ को कानून बना के राज्य को देना पड़ेगा। अच्छा, 252 में एक विशेष दिया गया है। 252 में यह कहा गया कि कोई राज्य है कहे, कोई राज्य कहे, या फिर एक राज्य, फिर 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य मिलकर कहे कि हमें ये कानून बना के दो, संघ से बोलें, संसद से बोलें कि हमें कानून बना के दो, तो वो 252 में संघ कानून बना के देगा, बशर्ते 252 में बशर्ते वो कानून उन्हीं राज्यों पे लागू होगा जो मांग कर रहे हैं कि कानून बना के दो। मान लीजिए 5 राज्य कानून की मांग करते हैं, मान लीजिए 2 राज्य करते हैं, मान लीजिए कोई एक विशेष राज्य कर रहा है
कि संघ हमें कानून इस विषय पर बनाकर दो, हमें कानून बना के दो, हम उसको लागू करेंगे, तो वो लागू उसी राज्य पे होगा जो उसकी मांग कर रहा है, बशर्ते पूरे राष्ट्र पर वो लागू नहीं किया जा सकता। 252 में ये विशेष बात है। 249 में राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित हो गया, सभी राज्यों में प्रांतों में लागू होगा। 250 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा होगी तो सभी राज्यों में लागू होगा, जबकि 252 में अगर जो राज्य मांग करेगा उसी पर सेंटर कानून बनाएगा। और 253 में अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत हमेशा ही संघ कानून बनाता है, प्रांत उस पर विफल रहता है, प्रांत को उस कानून के बारे में मानना पड़ता है। तो मैंने आपको ये बताया कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून कब बना सकती है। राज्य सूची पर कानून 4 परिस्थितियों में बना सकती है। मैंने बताया 249 में बना सकती है, जिसमें 2/3 बहुमत, अगर 2/3 बहुमत से राज्यसभा यह घोषित कर दे कि यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है तो कानून बना के दो तो बनेगा। 250 में राष्ट्रीय आपात लग जाए तो कानून राज्य सूची पर संघ सूची बनाएगी। और 252 में अगर 2 राज्य या 2 से अधिक राज्य मांग करें कि हमें कानून बना के दो तो संघ सूची पर कानून बनेगा। और 253 में अंतर्राष्ट्रीय समझौते के समय भी कानून संघ सूची ही बनाएगी, राज्य सूची पर सेंटर बनाएगा, संसद बनाएगी। इस प्रकार से ये चारों अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए। आगे इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक ही विकल्प हमें सही लग रहा था कि यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे, राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करता है तो 249 में कानून बना देगा, संघ बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक आंसर इसका ये होगा। राज्य विधानसभा में कोई धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्य के राज्यपाल की संतुति के बिना। मैंने बढ़ाया था वहाँ पे सेंटर में, संसद में मैंने क्या पढ़ाया था कि ये राज्य विधानसभा है और वो संसद थी। संसद में अगर धन विधेयक और वित्त विधेयक की अनुमति लेनी है रखने की तो आप राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लोगे। तो राष्ट्रपति से जब सेंटर में आप अनुमति ले रहे हो तो राज्य में वही वित्त विधेयक और धन विधेयक आप रखोगे। तो संवैधानिक प्रमुख जो है राज्यपाल से आपको अनुमति लेनी ही पड़ेगी। नियम वही है, कानून वही है, वहाँ राष्ट्रपति से अनुमति ले रहे हो, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है, संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल है, तो आपको राज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ेगी। इस प्रकार से राज्य के राज्यपाल से संतुति उसमें बहुत जरूरी हो जाती है। तो आपको बी आंसर इसमें सही करना है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद जो सामूहिक रूप से है, प्रधानमंत्री के प्रति तो मंत्रिपरिषद का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हम जो भी कानून के प्रति उत्तरदायी हैं मंत्रिपरिषद, वो या तो राष्ट्रपति के प्रति होगी या लोकसभा के प्रति होगी। तो राज्यसभा से भी कोई लेना देना नहीं है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? वह राष्ट्रपति के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में होगी, और लोकसभा में एक सामूहिक रूप से प्रति उत्तरदायी होगी। कौन भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन करते हैं वो लोकसभा के सदस्य होंगे, जितने भी सांसद हैं, राज्यसभा के सदस्य होंगे और विधानसभाओं के सदस्य होंगे। तो इसमें आंसर जो है वो टाइप गलत हुआ है, सी करें इसमें, ए नहीं होगा इसमें, सी करें। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? पूरी मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है लोकसभा से, ये आपको याद रखना है, लोकसभा से आएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राज्यपाल की जो नियुक्ति करेगा वो भारत का कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। एक अलग बात है, परंतु इसमें सीधा पूछा गया है तो नियुक्ति राज्यपाल की राष्ट्रपति करेगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी पदावधि जो है वो आपको याद होना चाहिए कि इसमें 5 वर्ष मत कर देना, ये 2 बार टाइप हुआ है, क्योंकि आम प्राय अपन सबके करते हैं कि हाँ भारत का मुख्य निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होगा। नहीं, भारत का निर्वाचन आयुक्त है, इस संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं वो
सचिव होता है, मुखिया होता है, उसका भी सेम है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी आयुक्त जो भी पहले हो। तो ये आपको याद रखना है भाई, महत्वपूर्ण है। ये आपको मैं एक चार्ट बना के दे दूंगा कि भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि है वो 6 वर्ष और 65 वर्ष है। संघ लोक सेवा आयोग का जो सदस्य अध्यक्ष होते हैं वो 6 वर्ष या 65 वर्ष है। 65 वर्ष ही जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश का है, जबकि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का 62 वर्ष रखा गया है। तो इस प्रकार से ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? मतलब संविधान के अंतर्गत अगर उच्चतम न्यायालय से कोई राय लेनी है, कोई कानून पर राय लेनी है, कोई विधि के प्रश्न पर राय लेनी है, तो अधिकार उससे भारत के राष्ट्रपति को है। भारत का राष्ट्रपति ही अटॉर्नी जनरल से, महाधिवक्ता से राय ले सकता है। अनुच्छेद 143 में स्पष्ट रूप से लिखा गया, अटॉर्नी जनरल जो है उससे राय जो है राष्ट्रपति ले सकता है विधि पर, कानून पर। ये पहले मैंने बता चुका था, ध्यान रहे कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि की तरह ही संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी होती है उसके सदस्यों का कार्यकाल भी 65 वर्ष या फिर 6 वर्ष जो भी पहले हो सकता है। अच्छा, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी है? पैनल में आपको बताया था कि पैनल में कम से कम 5 व्यक्ति तो होने चाहिए, तभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। निम्नलिखित में से किसकी संतुति से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? मूल कर्तव्य मैंने आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया था। मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसकी सिफारिश पर किया गया था मूल कर्तव्यों को शामिल। तो इसमें आंसर टाइप नहीं हो पाया है, इसमें अपन आंसर के रूप में लिखेंगे सी। स्वर्ण सिंह सिफारिश समिति की सिफारिश पर 51 ए जोड़ करके या फिर कै जोड़ करके भाग 4 कै में मूल कर्तव्यों के बारे में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। जो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो इंदिरा गांधी के समय हुआ था, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, उसी को मूल कर्तव्य उसी में जोड़े गए थे। भारतीय संविधान के भाग 4 कै के तहत अनुच्छेद 51 कै में जोड़कर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? देखिए ये वही आ गया है, संवैधानिक प्राधिकरण। मैंने बताया था कौन कौन से संविधान में उल्लेख है, किस किसका नहीं है। भारत का निर्वाचन आयोग उल्लेख है संविधान में। राज्य का वित्त आयोग 280 में स्पष्ट रूप से उल्लेख लिखा गया है। जिला पंचायत का आपको पता, पंचायती राज लिखा गया है। राज्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक है, तो चारों का उल्लेख है भाई। तो एक ये अधिकारी लिखा गया है, राज्य निर्वाचन का जो आयुक्त होता है ना वही है, उसका अधिकारी नहीं होता। तो 1, 2 और 3 इसमें सही है। कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण है? तो राज्य वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग और पंचायती राज करें। निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो भारत में संघीय शासन की व्यवस्था आपको पता होना चाहिए कि मैंने बताया था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी। संघ में द्वैध शासन की स्थापना भी 1935 में ही की गई थी, प्रांतों में 1919 के शासन में कर दिया गया था। भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है बताओ भाई? भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी हो, तो भारत का प्रथम जो प्रतिष्ठित अधिकारी होता है, पदाधिकारी होता है, प्रथम व्यक्ति जो कहलाता है वो राष्ट्रपति कहलाता है। और भारत का द्वितीय जो उत्तम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होगा वो भारत का क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। तो सही है, उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है, वह सभापति के रूप में कार्य करता है राज्यसभा में। मैंने आपको धाड़ के बताया था कि उपराष्ट्रपति के पास में कोई पद नहीं होता है, वह राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। तो इसमें यही कह रहा है, वो सही है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन 6 महीने तक कर सकता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति की पद त्याग या मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ये भी ठीक है। तो इसमें सभी आंसर ठीक हैं, तो ये सभी सही है। राष्ट्रपति सभी कार्य कर सकता है। निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम ने भारत में संघीय
शासन की व्यवस्था दी थी। संघीय शासन की व्यवस्था पहले भी पढ़ा दिया, भारत शासन अधिनियम 1935 से दोबारा से रिपीट हो गया, कोई नहीं, वैसे ही लिखा गया है ये क्वेश्चन, ध्यान रखें इसको। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन से सम्मिलित है? 73वें संविधान संशोधन में आपको पता होना चाहिए पंचायती राज 73 में है, 74 में नगरीय निकाय के बारे में लिखा गया है। तो 73वें संविधान संशोधन में क्या लिखा गया है अभी इसमें देखें, जिला पंचायत की इसमें 73 में है जिला पंचायत, 3 स्तर थे जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। क्षेत्र पंचायत है भाई, क्षेत्र पंचायत भी है, ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत नहीं है। नगर पंचायत 74वें संविधान संशोधन में दिया गया था, जबकि 73वें संविधान संशोधन में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायतों के बारे में लिखा गया। क्षेत्र खंड पर आपको पता है पंचायत समिति खंड स्तर पर होता है। तो आंसर बी सही करें इसमें। निम्नलिखित में से किसी एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? देखिए, संविधान सभा का जो गठन का विचार दिया था वो 23 मार्च 1940 की घटना है। आपको पता है कैबिनेट मिशन योजना आई थी, तो उस समय कैबिनेट मिशन में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन आया था। पथिक, लॉरेंस, स्टफ्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, 3 व्यक्ति आए थे जिन्होंने कैबिनेट मिशन की योजना लेके आए, जिसमें संविधान सभा का गठन का विचार दिया गया। तो इस प्रकार से इसमें सी आंसर करें। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। मैंने आपको मूल अधिकार जब पढ़ाए थे, स्पष्ट रूप से पढ़ाया था, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए। मूल अधिकार हमने आपको पता होना चाहिए कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं, जबकि जब भी नीति निर्देशक तत्व पूछेगा तो आयरलैंड से। इसमें टाइप आंसर नहीं हो पाया है, आप इसमें आंसर डी करें। क्या आंसर करें? डी आंसर होगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार हमने कहाँ से लिया अभी? अमेरिका से लिया है। और जब भी नीति निर्देशक तत्व पूछेगा तो हमने आयरलैंड से करेंगे, ठीक है। राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है, मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति हमेशा राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, अपने पद के रूप में उसका कोई ऐसा निश्चित कार्य नहीं है। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, गलत बात है। संसद द्वारा चयनित होता है, गलत बात है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, ये बात सही है। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति का कोई प्रमुख कार्य नहीं होता है, परंतु वह उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष के रूप में राज्यसभा का सभापति होता है। अच्छा, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में अगर संशोधन की पहल की जा सकती है, मैंने आपको बताया था संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होता है। और संविधान संशोधन 368 की पहल राज्यसभा, लोकसभा कहीं भी की जा सकती है, और उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। लोकसभा भी विशेष बहुमत से पारित करे उसे, राज्यसभा भी विशेष बहुमत से पारित करे, तभी वह संविधान संशोधन माना जाता है अनुच्छेद 368 के तहत। तो इसमें आपको आंसर क्या करना चाहिए, आप ही बताएं कि संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। विशेष बहुमत होता है इसमें, अनुच्छेद में 368 में 2/3, 75%। मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में क्या है? मत किसके तहत देते हैं? निर्वाचित होने का अधिकार जो है वो किसके तहत है? मौलिक अधिकार तो हमें नहीं है, मतलब ही नहीं मौलिक अधिकार में मत देने का अधिकार हमने कभी पढ़ा ही नहीं। संवैधानिक अधिकार भी नहीं है, प्राकृतिक अधिकार भी नहीं है, वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है कि हमें मत दे सकते हैं और निर्वाचित हो सकते हैं, निर्वाचित कर सकते हैं प्रतिनिधि को। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित वाले क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। भाग 2 में स्पष्ट है सुमेलित नागरिकता है, भाग 2 में तो नागरिकता है। भाग 3 में मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं, स्पष्ट रूप से लिखा गया है। भाग 4 में मैंने नीति निर्देशक तत्व बताए थे राज्य के, जो भाग 4 में आयरलैंड से लिए गए हैं, जो राज्य के लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। भाग 5 में मूल कर्तव्य, अपन एक फ्लो में कर जाते हैं कि नागरिकता है, फिर मूल अधिकार है, राजनीति निर्देशक तत्व है, फिर मूल कर्तव्य, जबकि मूल कर्तव्य तो भाग 4 के में ही जोड़े गए हैं। भाग 5 में तो केंद्र सरकार आ जाती है, तो इसमें 4A या फिर कै में जो है मूल कर्तव्य जोड़े गए थे।
स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इंदिरा गांधी के समय जोड़े गए थे। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों को मैं आप काफ़ी विस्तार से पढ़ाऊँगा आपको। नहीं, इसके बाद नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों को काफ़ी विस्तार से पढ़ाया गया है हमारी कक्षाओं में। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में, तो ये गलत हो जाएगा भाई, भारतीय संविधान की 11वीं के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? पंचायती राज जो की घोषणा की गई है वो 11वीं अनुसूची में की गई है। अनुसूची में नगर निकाय की घोषणा की गई है। आपको ये याद रखना है, नगर निकाय, पंचायती राज 11वीं अनुसूची, नगर निकाय 12वीं अनुसूची, इनके लिए जोड़ी गई थी। तो उसमें कुल 18 विषय हैं नगर निकाय में, जबकि पंचायती राज में जो विषय हुआ करते थे वो 29 हैं। कुल विषय कई बार पूछ लिए जाते हैं। इस प्रकार से इस कक्षा को अपन यहाँ तक ही समाप्त करते हैं।